नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे आप आने वाले एनुअल एग्ज़ाम में किस तरीके से अधिक मार्क्स ले सकें। इसके लिए मैं मेरे इस आज के वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले उन बच्चों के लिए हम बात करेंगे जो बच्चे बोर्ड क्लासेस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उन बच्चों की बात करेंगे जो लोकल क्लासेस के एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब आप आपके स्कूल में ही एग्ज़ाम देते हैं, लोकल एग्ज़ाम जिनको कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन नाइन 11, तो उसमें जो वैल्यूअर होता है वो आपका टीचर होता है, जो आपकी पर्सनालिटी से, आपकी ईयरली एक्टिविटीज, जो साल भर आपका बिहेव रहता है उससे वाकिफ रहता है। तो कहीं ना कहीं जो कॉपी का वैल्यूएशन होता है उस पर उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे होते हैं, वहाँ पर आपकी इमेज, आपकी पर्सनालिटी, सिर्फ वो आपका एक 10 डिजिट 8 डिजिट का रोल नंबर होता है, उसके आधार पर ही आपको नंबर मिलते हैं। तो उसमें प्योरली ट्रांसपेरेंसी होती है, जो कुछ भी आपने आंसर शीट में लिखा वही आपका मिरर इमेज होती है। तो सबसे पहले हम बोर्ड के बच्चों की बात करें तो बोर्ड के बच्चों को जो 10th 12th और 5th 8th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत से स्टेट में इस साल 5th 8th भी बोर्ड है, तो सबसे पहले अपने कोर्स का जो नंबर का डिवाइडेशन है उसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देख लें। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की बात करें, मैथ्स में यदि आपको हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री 6 मार्क्स की है, वहीं पर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 2 मार्क्स का है, और यदि कोर्स देखें तो लगभग लगभग दोनों का बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा पहले ये टारगेट होना चाहिए कि हम हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री को पहले कंप्लीट करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को छोड़ दें, लेकिन अपना पहले ये उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आप जितनी मेहनत प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में लगाएंगे उस कंडीशन में आपका 2 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, और उतनी ही मेहनत यदि आप ट्रिग्नोमेट्री में लगाते हैं तो आपका 6 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सब में जो मार्क्स का डिवीज़न होता है उस डिवीज़न को आप प्रॉपर्ली देख लें। जिसमें अधिक मार्क्स के क्वेश्चंस हो, जिसमें अधिक मार्क्स का विंटेज दिया गया हो, ज़्यादा नंबर जिस चैप्टर से हो, उस चैप्टर को आप पहले कंप्लीट कर लें। शेष सेम यही वर्क आपको आंसर शीट लिखते समय करना है। कैसे करना है? सभी जानते हैं कि पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यू होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मैच द कॉलम होगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। उनको तो अपने को पहले करना ही करना है। तो लेकिन होता क्या है कि फिर 2 नंबर के मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में हम इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग लगभग 5-5 7-7 होती है, कि हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो उसमें ख़त्म हो जाता है। और जो 6 मार्क्स के लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास मात्र 30 मिनट और 25 मिनट बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे की बात करें, आपका ऐसे बहुत अच्छा तैयार है, आपका टॉपिक भी वही आ गया एग्जाम में जो आपने तैयार किया है, लेकिन चूंकि जब आप लास्ट के 30 मिनट में करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस होती है कि कुछ बच्चे कि हमें कॉपी देना है, हमारा टाइम हो रहा है फटाफट फटाफट में, तो हम उसको उस भाषा शैली में उन शब्दों का समन्वय उसमें नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं, या जो हमारी प्रिपरेशन ऑलरेडी रहती है। और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जो वैल्यूअर्स कॉपी चेक करता है तो आपको 6 में से या तो 4 मार्क्स देगा या 3 मार्क्स देगा। लेकिन यही ऐसे को यदि हम फर्स्ट आवर में करते हैं तो उसमें आप बिल्कुल प्रॉपरली उसको जब व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो आपको 5 और 6 नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और ये है कि आप पूरे पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पेपर यदि 3 घंटे या 2.5 घंटे का होता है छोटी क्लासेस का, तो पेपर 3 या 2.5 का नहीं होता। पेपर का टाइम ड्यूरेशन मुश्किल से 1.5 घंटे का होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पेपर जल्दी देना या पेपर हमारा जल्दी हो जाए, उसके कारण हम पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो फर्स्ट 15 मिनट तो आप पूरे पेपर को सिस्टमेटिक ढंग से उसको आगे पीछे सारे पेज, जितने भी पेज का पेपर है 3 या 4 का, उसको आप पूरा व्यवस्थित ढंग से पढ़िए कि किस क्वेश्चंस में क्या करना है, कहाँ पर चॉइस दी गई है, इन चॉइस में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ऊपर वाले को देंगे कि नीचे वाले को देंगे। इस तरीके से हम उसको व्यवस्थित रूप से जमा लें। नेक्स्ट पॉइंट, हम क्वेश्चंस पेपर में ऐसे श्योर हो जाएं और ऐसी कोशिश करें कि हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, हमको कंफ्यूजन होता है या थोड़ा सा बन रहा है, हम क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं, और ड्रॉप करने की कंडीशन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे?
जीरो। लेकिन यदि आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आप उसमें जो भी मालूम है, क्योंकि है तो आपके कोर्स का, कोई चीनी जापानी उर्दू मराठी तो है नहीं, आपने जिस लैंग्वेज से किया है, जिस मीडियम से किया है, उसी का है। आपको उसके बारे में थोड़ी सी तो जानकारी है, तो आप जो भी जानकारी आप उस क्वेश्चन में दें, तो उसमें क्या होगा कि अपन मान लें मिनिमम 1 मार्क्स तो आपको कम से कम 1 मार्क्स तो वो मिलेगा। यदि इस तरीके से 1-1 मार्क्स के यदि 2 या 3 क्वेश्चन से, तो आपके 3 मार्क्स क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, जो कि आने वाले आपके जो ग्रेड और रैंकिंग रहती है उसमें वो बहुत काम आते हैं। अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव बना के रखें, नेगेटिविटी बिल्कुल हावी ना होने दें, और टेंशन ना लें कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं। और मेरा पेरेंट्स से भी निवेदन है कि वो घर में इस तरीके का एटमॉस्फेयर ना बनाए कि आपके एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम को दो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली तैयारी करी है, आपने साल भर स्टडी करी है। और यदि इनकेस यदि उतनी अच्छे से स्टडी नहीं भी हो पाई है, तो वी हैव ए लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है, सफिशिएंट टाइम है। हम उस टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं लोकल क्लासेस के बच्चों की। तो जो लोकल क्लासेस के बच्चे हैं, वो इस बात को बहुत ध्यान रखें कि उनको कौन से क्वेश्चंस पहले करना है, जिन क्वेश्चंस का टीचर एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कंटिन्यू रिवीजन करवा रहे हैं। क्योंकि अनडाउटली वही क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं मैक्सिमम, जिन क्वेश्चंस का रिवीजन आपकी क्लासेस में सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। दूसरी बात, आपके जो PA1, PA2, FA1, FA2 या क्वार्टरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जो टेस्ट, जो मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, उन टेस्ट को सबको आप कलेक्ट कर लीजिए, सारे पेपर्स को, सारे क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस को आप कर दीजिए। आप ये मान लीजिए 90 से 80% क्वेश्चन वही के वही आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं मोस्टली, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सारा कोर्स जो भी आपकी हिंदी की बुक है या SST की बुक है या साइंस की बुक है, ये सारा कोर्स इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज के लिए, स्टडी के लिए। पर एग्जाम के लिए उसमें से जो मूल होता है, उसका जो रस होता है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं बोर्ड के बच्चों को भी ये बात एक बार बताता हूँ, रिपीट करता हूँ कि वो लास्ट 3 इयर्स के, मिनिमम 3 इयर्स के पेपर्स यदि उनको उपलब्ध हो जाते हैं, कहीं से भी यदि उनको प्राप्त हो जाते हैं, तो उन पेपर्स को वो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस पेपर है वो लिमिटेड क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही घूमता है, और उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। एग्जाम में कभी भी फ्रेश पेन का उपयोग ना करें। ऐसे पेन ले जाएं जिन पेन को आप थोड़ा सा घर में चला चुके हो, उनका थोड़ा सा आपने उसमें थोड़ी सी राइटिंग वर्क कर लिया हो, जिससे कि क्या होता है, कभी कभी अपन जब पेन, न्यू पेन से एग्ज़ाम देने स्टार्ट करते हैं, तो पेन बहुत टाइट चलता है, उसमें आपकी स्पीड और राइटिंग दोनों इफेक्टेड होती है। तो ऐसा पेन यूज़ करें जो पेन आप उसको ऑलरेडी थोड़ा चला चुके हों। और पेन कभी भी एक ना ले जाएं, इनकेस यदि वो नीचे गिर जाता है तो बंद हो जाता है, और आप फिर घबराहट में हो जाते हैं, मेरा पेन बंद हो गया। एग्जामिनर रहता है आपके, तो आप पेन किसी से मांग भी नहीं सकते। इस कंडीशन में आप कम से कम 2 से 3 पेन अपने साथ अवश्य ले जाएं। और एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि MCQs क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आप फर्स्ट पेज पर ही करना है, और करना चाहिए। लेकिन यदि उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली बात आ रही है, बहुत सारा टाइमिंग लग रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो उनमें आप जैसे आंसर नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 सबके नंबर डाल दीजिए, और उसके बाद उनको आंसर मत लिखिए। पहले आप जो बड़े क्वेश्चन है, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, उन क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, इनको छोड़ना नहीं है। और इसको लास्ट आवर जो रहेगा वहाँ पर आप इसको प्रॉपरली कर सकते हैं। और एक जो मैं अपने स्वयं इस बात को मानता हूँ और मैंने महसूस किया है कि विश्वासम फलम दायकम, यदि आपको विश्वास है तो आप धर्म अध्यात्म में, यदि आपको विश्वास है और आपको लगता है कि ईश्वर कोई चीज़ है, तो आप एग्ज़ाम के दौरान और वैसे भी पूरी पढ़ाई के दौरान ईश्वर पर विश्वास कीजिए, ईश्वर की पूजन कीजिए। कुछ क्षण, कुछ मिनट आप ईश्वर के लिए निकालिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसमें क्या होगा, आपका आत्मबल बहुत मजबूत होगा, आत्मविश्वास आपका इतना मजबूत होगा कि जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको डिप्रेशन, परेशानी या आपको घबराहट महसूस नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा करूँगा। तो आप उन क्वेश्चंस को करते हैं और आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। एग्ज़ाम देते जाते समय, एग्ज़ाम के लिए जब आप घर से जाते हैं, तो आपके माता पिता या घर में जो भी बुजुर्ग होते हैं, जो भी आपके बड़े होते हैं, उनके पैर पड़कर उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ईश्वर हैं, आपके भगवान हैं। तो मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है, सब प्यारे बच्चों,
कि परीक्षा में अपने को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप आपके जो एग्ज़ाम पुराने एग्ज़ाम जो हुए हैं इस 2022-2023 में जो भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं अभी तक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और टेस्ट दिए हैं, उन टेस्टों के पेपर क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली रिपीट कीजिए और बिल्कुल एग्ज़ाम को, आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखिए, क्योंकि वैल्यूअर को आपकी एक इमेज बन जाती है। जब वो आपको चेक करता है तो उसमें फिर आपकी मार्किंग का उसका जो नंबर देने का तरीका होता है वो दूसरा हो जाता है, और यदि आप ज़्यादा काटा-पीटी या ज़्यादा गंदगी करते हैं तो उसका तरीका दूसरा हो जाता है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि आप अधिक से अधिक मार्क्स लेकर इस साल नया रिकॉर्ड बनाएँगे।